हे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोग के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था किस तरह से शेजल को इस वक्त रिया, लीले और पार्थिक तीनों मिल करके मनाए जा रहे थे। वहीं शेजल जो उन तीनों के रिक्वेस्ट से थक हार करके अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहती है, ठीक है चल लूँगी, पर पापा जी की परमिशन, उसके बिना तो नहीं जाऊँगी। पार्थिक जो कहता है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, पापा जी यानी कि अपने डैड को तो मैं मनाने में बहुत माहिर हूँ, वो मान जाएंगे, बस आप अपनी मुंडे को हाँ में हिला देना। श्रेजल जो कहती है, अच्छा। वैसे तो वो नहीं चाह रही थी जाना, लेकिन इतने रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी श्रेजल को अब मानना ही पड़ जाता है। वही वो ईरा को देखकर कहती है, और ये भी चलेगा ना हमारे साथ। जैसे उसने ये बोला था, वो भी सब लोग को मासूमियत से देखने लगता है। वो पहले रिया को देखता, फिर लिली को और उसके बाद पार्थिक को। पार्थिक जो उसे देखकर कहता है, इस टीन के डब्बे को लेकर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, ये मशीन क्या जा करके एंजॉय करेगा, ये तो वैसे भी बस मशीन है, इससे सारा काम करवाया जाएगा घर का। श्रेजल जो इस तरह से पार्थिक को ईरा के साथ रूड होता देखकर कहती है, नहीं ये तो साथ में जाना चाहिए, ये तो कितना प्यारा है, इसे भी अच्छा लगेगा। पार्थिक जो कहता है, अरे भाभी ये कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, अरे बेवकूफ़ मशीन है ये। क्या ऐसे क्या देख रहा है तू? और ये बोलकर वो ईरा को देखने लगता है। ईरा जो एक बार शेजल को देखता है और फिर पार्थिक को और फिर रिया और लिली को। रिया भी एक बार पार्थिक से कहती है, वैसे अगर इसे भी ले चलते तो अच्छा लगता, कितना प्यारा है ये। पार्थिक जो कहता है, नहीं नहीं, दोस्तों से क्या बताऊंगा कि टीन के डब्बे को लेकर घूम रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, वहाँ पर सिर्फ आप लोग अलाउड हैं, ये फालतू मशीन नहीं। रिया और लिली जो कि आपस में बातें करते हुए डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर वो क्या पहन कर जाने वाली हैं। वहीं पार्थिक भी अपने दोस्तों से बात करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। श्रेजल जो ईरा के सामने बैठते हुए कहती है, तुम परेशान मत हो, तो मेरे साथ चोरी चोरी चलना, ठीक है? ईरा जो कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से आ जाऊँगा। श्रेजल जो कहती है, मतलब? ईरा जो कहता है, बस तुम मुझे उठा करके डिक्की में बंद कर देना, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। श्रेजल जो कहती है, ये तो बढ़िया आइडिया है, लेकिन अगर पार्थिक जी को पता चला तो वो कहीं डांटने ना शुरू कर दे हमें। ईरा जो कहता है, तुम इतना क्यों डरती हो, तुम्हें पता भी है तुम किसकी वाइफ हो? मेरे सर की, जो इतने बड़े बड़े कंपनी को हैंडल करने वाले सर है, उनकी बीवी हो तुम। तुम्हें लगता है कि उनके होते हुए तुम्हें कोई डांट सकता है? बिल्कुल नहीं। श्रेजल जो कहती है, फिलहाल तो मुझे सबसे ज़्यादा उन्हीं का डर लग रहा है, कहीं वही ना मुझे डांटना शुरू कर दे। उनसे बिना बताए मैं कोई काम नहीं करती हूँ, और आज तो फिर बाहर जाना है, वो भी पार्टी में, बिना उन्हें बताए, बहुत अजीब लग रहा है। मेरा तो मन नहीं कर रहा, तुम्हें कुछ करो ना, कैसे भी करके मना कर दो। ईरा जो कहता है, वैसे तुम्हें घूमना चाहिए, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कुछ नहीं होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। और अगर तुम्हें नहीं जाना है तो तुम ना करना सीखो। ज़िंदगी भर अगर सबकी बात पर हामी भरती रहोगी तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। वही करो जो तुम्हें खुशी देती है, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। और ये बोल करके वो तुरंत ही अपने लेफ्ट साइड में टर्न लेते हुए कहता है, आज के बाबा ज्ञान का कोटा पूरा हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ काम करने। और ये बोल करके वो श्रेजल को बाय करता है और वहीं वो अपने रूम में चला जाता है। ईरा के लिए एक पर्सनल रूम था जहाँ पर वो खुद को चार्ज करता और अपनी मशीनों की दुनिया में चला जाता। उस रूम में और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी थे। अब आहान का घर था तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी होना तो जायज़ सी बात थी। वहीं श्रेजल भी अब थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में वापस लौट आती है। श्रेजल जो उसी फ़ोन को देखती है जो कि आहान ने उसे दिया था। वो फ़ोन को धीरे से अपने हाथ में लेकर हल्का हल्का उसे टच करते हुए कहती है, अब तक तो आपने फ़ोन ही नहीं किया, एक बार बात ही कर लेते मुझसे। अगर आप फ़ोन कर देते तो मैं आपको सब कुछ बता देती। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बिना आपके परमिशन के ऐसे कहीं जाना, और वो भी आप भी मेरे पास नहीं है। लेकिन क्या करूं, पार्थिक जी को मना भी नहीं कर सकती, सब लोग कितना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और वो आकर के अपने बेड पर बैठ जाती है। वो काफ़ी गहरी सोच में डूब चुकी थी कि वो आखिर क्या करे, वो जाए या ना जाए। श्रेजल हमेशा किसी भी डिसीजन को अपने दिमाग से ले नहीं पाती थी। उसे हमेशा दूसरों के बारे में ही चिंता लगी रहती थी कि उसके डिसीजन से दूसरों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। श्रेजल की आदत थी खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने की। वहीं वो इधर उधर करवट लेते हुए कभी हान के बारे में सोचती तो कभी उनकी बातों के बारे में। और वहीं वो आसपास के डेकोरेशन को देखकर
अपने हाथ में कुछ रोज़ के पेटल्स को बेड से उठाती है और इधर उधर अपने अपने ऊपर ही उन सारे रोज़ के पेटल्स को गिराते हुए वो थोड़ा खेलना भी शुरू कर देती है। रह रहकर वो बार बार फ़ोन की तरफ भी देख रही थी। उसे लग रहा था कि शायद आहान उसे अब कॉल करेंगे और वैसे इंतज़ार में टकटकी लगाए हुए फ़ोन की तरफ ही देखे जा रही थी और धीरे धीरे अब उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। वो उसी तरह अपने एक हाथ को फ़ोन पर रखे हुए ही अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। लगभग शाम का वक्त होता है। श्रीजल के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है, जिससे श्रीजल की नींद एकदम से खुल जाती है और वो झटके से उठ करके बैठते हुए कहती है, हाँ आ रही हूँ। वो जल्दी से बेड से उतरती है और जाकर के दरवाज़ा खोल देती है। बाहर जो कि रिया और लिली श्रीजल को बुलाने के लिए आए थे। श्रीजल जो उन दोनों को देख कर कहती है, क्या हुआ? रिया जो कहती है, क्या क्या हुआ? तो आराम से सो क्यों रही है? जाना नहीं है क्या? श्रीजल जो कहती है, कहाँ जाना था? लिली जो कहती है, ये लो मैडम भूल गई। रिया जो कहती है, तो सच में भूल गई? तो एक्साइटेड नहीं है क्या जाने के लिए? श्रीजल जो कहती है, अच्छा वहाँ वो जगह पापा जी का क्या कहना है, वो जाने देंगे? श्रीजल की बातें सुनकर रिया और लिली पहले एक दूसरे को देखते हैं। वहीं पीछे से पार्थक जो कि आते हुए कहता है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना, जस्ट चिल। आप बस मेरे साथ आ जाओ, मैं अभी डैड से चल के बात करता हूँ। श्रीजल जो कहती है, अरे मेरी तो नींद लग गई थी, शाम हो गई है क्या? अभी जाना है? पार्थक जो कहता है, 6:30 हो गए, हमें 6 बजे निकलना था, आपकी वजह से लेट हो गया। श्रीजल जो कहती है, पापा जी कब आए? पार्थक जो कहता है, वो तो आ गए थे, 3-4 बजे तक आ गए थे। श्रीजल जो कहती है, खाना खाया उन्होंने? पार्थक जो कहता है, सारे सवाल मुझसे ही कर लो पहले आप। अरे चल के उन्हीं से पूछ लेना। और ये बोलकर वो दरवाज़ा खोलता है और अपने डैड के रूम में आ जाता है। वहीं श्रीजल भी पार्थक के ठीक बगल में खड़ी थी। धर्म जी अपने फाइल में लेकर के कुछ काम कर रहे थे। अचानक से श्रीजल और पार्थक को अपने रूम में आता देख करके वो अपने फाइल्स को बंद करते हैं और श्रीजल से कहते हैं, बैठो बेटा, क्या हो गया, आओ बैठो। श्रीजल जो धर्म जी से कहती है, आप कब आए? मैं सो रही थी, खाना खाया आपने? धर्म जी जो कहते हैं, हाँ बेटा खा लिया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं खुद अपने हाथ से निकाल कर खा लेता हूँ, और आज तो इतने सारे लोग भी आ गए हमारे घर में। धर्म जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हान अपने स्टाफ को यहाँ पर ले आ देते थे, क्योंकि धर्म जी को अपना काम खुद ही करना पसंद था। लेकिन फिर भी अब हान जी के स्टाफ थे तो धर्म जी उन्हें झेल ही रहे थे। श्रीजल जी कहती हैं, खाना ठीक तो था ना? धर्म जी जो कहते हैं, अरे खाना ठीक नहीं था, बल्कि बहुत लाजवाब था, और सबसे अच्छी तो मुझे पकौड़ियाँ लगी। पार्थी भी कहता है, भाभी ने बनाया था, मुझे भी बहुत टेस्टी लगा। मानना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर एक नई आ गई हमारे घर में। धर्म जी जो कहते हैं, इससे क्या कंपटीशन, ये तो घर की लक्ष्मी है। बताओ बेटा, कुछ काम था? वही पार्थी जो तुरंत ही खांसते हुए कहता है, बोलिए भाभी। श्रीजल जी कहती है, मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं बोलना, आप ही बोलिए। पार्थक और श्रीजल के बीच में खुसर फुसर देखकर धर्म जी जो कहते हैं, क्या बात है, कोई बात हो तो बताइए, क्या दिक्कत है? पार्थक जो कहता है, डैड वो आज हमारे यहाँ एक छोटी सी पार्टी है, मतलब एक गैदरिंग है, दोस्त का बर्थडे था ना, तो इसी वजह से उसने क्लब में पार्टी रखी है। रिया और लिली भी मेरे साथ ही जा रहे हैं। मैंने सोचा कि भाभी की भी तो उम्र है ना पार्टी करने की, बेचारी कहाँ यहाँ पर ऐसे पड़ी रहेंगी, तो बस इन्हें ले जाने के लिए कह रहा था। तो इन्होंने कहा कि जब तक आपकी परमिशन नहीं मिल जाती ये जा नहीं सकती, तो बस आपकी परमिशन लेने आए थे। प्लीज़ ना डैड, मना मत करना। धर्म जी जो पार्थिक से कहते हैं, बेटा परमिशन मुझसे क्यों लेना आपको? और फिर वो शेर की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप खुद ही आहान जी से पूछ लीजिए, और वैसे भी आप तो आहान जी की अमानत है, उनकी जान है, तो अच्छा होगा कि आप उन्हीं से पूछ लें, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शेजल जो कुछ कहती ही, लेकिन उससे पहले ही पार्थक जो कि उनके सामने झुकते हुए कहता है, यार यही तो प्रॉब्लम है, आपको लगता है आहान भाई जैसा खड़ूस इंसान इनको पार्टी के लिए जाने देगा? वो कभी नहीं जाने देंगे। इवन वो तो मेरी भी परमिशन को कैंसिल कर देंगे और किसी को भी नहीं जाने देंगे, फिर सबका मूड ऑफ हो जाएगा। इसीलिए तो आपकी परमिशन चाहिए। भाभी जाना चाह रही हैं बस, लेकिन भाई से डर रही हैं। अगर आप परमिशन दे देंगे तो फिर भाई कुछ बोल नहीं पाएंगे, इसी वजह से आपसे प्लीज़ डैड ना। धर्म जी जो कहते हैं, अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारा दिमाग आपका ही है? पार्थिव जो कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी तरह से भाभी और घर पर बोर होती रहे। वैसे भी आज उनके पास तो कोई काम भी नहीं है, उसके डिब्बे के साथ बैठ कर के बातें करेंगी तो और इनका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आपको तो पता ही कितना पगलाता है वो।
धर्म जी जो कहते हैं, अरे वो तो आज सुबह से मुझे दिखा ही नहीं, आ गया वो। कार्तिक जो कहता है, आ भी गया और मुझे पागल भी साबित कर दिया और धीरे धीरे इनको भी पागल कर देगा, इसीलिए डैड प्लीज़ ना। धर्म जी जो एक बार श्रेजल की तरफ देखते हैं और फिर अपने सारे फाइल्स को साइड में रख करके खड़े होते हुए श्रेजल के सामने आकर कहते हैं, आपको जाना है। कार्तिक अब अपने डैड के ठीक पीछे आ गया था और वहीं वो श्रेजल को देखते हुए अपनी मुंडी को ज़ोर ज़ोर से हाँ में हिलाता है। श्रेजल भी उसे कॉपी करते हुए अपने मुंडी को धीरे से हाँ में हिला देती है। धर्म जी जो उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तो फिर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेजल जो धीरे से अपने चेहरे को उठाकर कहती है, मगर सर को पता चला तो। धर्म जी जो कहते हैं, अरे पहले तो आप उन्हें सर बोलना बंद करिए, कोई टीचर नहीं है आपके, और दूसरी बात वो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपको जाने का मन है तो मैं बात कर लूँगा उनसे। कार्तिक तुरंत ही पीछे से अपने डैड के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, नहीं नहीं, आप इस वक्त कोई भी बात मत करिएगा, क्योंकि भाभी के लिए वो बिल्कुल भी परमिशन नहीं देंगे, फिर वो चाहे आप ही क्यों ना हो। आप जब वो कल आएंगे ना तब बोल दीजिएगा। मैं तो कहता हूँ उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, झूठ में खामखा बस डांटना शुरू कर देंगे। धर्म जी जो कहते हैं, वो मेरा बड़ा बेटा है और ये उसकी वाइफ है, बताऊँगा तो मैं पक्का, लेकिन आज नहीं, कल बता दूंगा। और ये बोल करके वो श्रेजल से कहते हैं, जाइए आप भी पार्टी कर लीजिए और थोड़ा अपनी लाइफ को एंजॉय करिए बेटा, इस तरह से दबने की ज़रूरत नहीं है किसी से। आप तो अभी बहुत कम उम्र की हैं, आपको तो बच्चों की तरह मौज करना चाहिए। आप कहाँ, आप इतनी छोटी सी उम्र में इतनी घरेलू बन गई। पार्थिव जो कहता है, वही तो डैड, फालतू में आहान भाई के चक्कर में फंस गई है। धर्म जी पार्थिव को घूरते हुए देखकर कहते हैं, मेरे बड़े बेटे के बारे में कोई फालतू बात नहीं सुनूंगा मैं। आइडिया भी नहीं है कि उन्होंने कितना कुछ किया अपनी ज़िंदगी में, आपको कुछ सीखना चाहिए उनसे। खैर अभी मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, आप लोग को लेट हो रहा होगा, जल्दी जाइए और हाँ टाइम से वापस भी आ जाना है घर। श्रीजल जो अपने सिर को हाँ में हिला करके बाहर निकल जाती है, वहीं धर्म जी जो कि पार्थिव को रोकते हुए कहते हैं, बेटा आप इस घर की बहू के साथ जा रहे बाहर, और हाँ वो आहान की ज़िंदगी जान सब कुछ है, तो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उसे लेकर जा रहे हैं तो खबरदार शराब को हाथ मत लगा दीजिएगा आप। कार्तिक जो कहता है, डैड पार्टी करने जा रहा हूँ बिना ड्रिंक के, ठीक है नहीं हाथ लगाऊंगा पक्का। धर्म जी जो कहते हैं, वादा किया है आपने, हाथ नहीं लगाना है। कार्तिक जो कहता है, ओके डैड नहीं लगाऊंगा प्रॉमिस। और ये बोल करके उनको हक करता है और खुश होकर के रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं जैसे ही श्रेजल को परमिशन मिला था, कार्तिक दौड़ते हुए आकर के रिया और लिली से कहता है, परमिशन ग्रांटेड, आप जल्दी से इसे तैयार करो, तब तक मैं गाड़ी की अरेंजमेंट करता हूँ। श्रीजल जो खुद को ऊपर से नीचे तक देखकर कहती है, मैं बाल झाड़ करके वापस आती हूँ। और ये बोल करके वो खुद ही रूम के अंदर तैयार होने के लिए चली जाती है। रिया और लिली को लगता है कि शायद वो खुद ही तैयार हो जाएगी, जिसकी वजह से वो भी बाहर ही वेट करने लगती हैं। लेकिन जैसे ही श्रीजल 5 मिनट के अंदर ही तैयार होकर बाहर आती है, रिया और लिली उसे घूरते हुए देखकर कहती है, तुम ऐसे चलने वाली हो? श्रीजल जो कहती है, हाँ क्या हुआ, मैंने क्रीम भी लगा लिया, कुछ और भी लगाना है, लिप बाम भी लगा लूँ? लिली जो कहती है, अरे श्रीजल तुम्हें पार्टी में जाना है, भजन कीर्तन करने नहीं जाना, ये फ्रॉक सूट पहनकर जाओगी तुम? श्रीजल जो कहती है, मेरे पास वैसे भी बहुत खूबसूरत है, सर ने खरीदा था बहुत प्यार से, मैं यही पहनना चाहती हूँ, और ये मेरा फेवरेट कलर भी है, स्काई ब्लू। श्रीजल की बात सुन करके रिया और लिली उस पर नाराज होते हुए कहती हैं, हाँ गॉड श्रीजल, हम इस तरह के कपड़े पहन करके पार्टी में नहीं जाया करते, तुम्हें थोड़ा मॉडर्न ड्रेस पहनना पड़ेगा। और ये बोल करके वो ज़बरदस्ती उसको रूम के अंदर ले आती हैं और वहीं वार्डरोब खोल करके देखने लगती हैं। श्रीजल जो रिया से पूछती है, क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं है उसमें। लिली जो कहती है, तुम्हारे पास मिनी ड्रेस है, मैंने देखा है। श्रीजल जो कहती है, नहीं मैं उसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हूँ, मुझे वो सब नहीं पहनना। लिली जो कहती है, चुप करो, मैंने देखा है तुम्हें, मेंशन में पहनती थी तुम। रिया जो कहती है, हाँ और कितनी अच्छी भी लगती थी, ओह माय गॉड, बिल्कुल मस्त कैंडी की तरह। श्रीजल जो कहती है, अरे नहीं मुझे वो सब नहीं पसंद है, मैं नहीं पहनूंगी। इस तरह से श्रीजल को ना करते देख करके रिया और लिली दोनों उसको एक साथ घूरती हैं, तो श्रीजल खुद ही चुप हो जाती है और धीरे से कहती है, बाहर वो सब पहनकर जाने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करूंगी सच में। रिया जो कहती है, क्यों, मेंशन में तो पहनकर बड़ा घूमती थी। श्रीजल जो कहती है, वो तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और सर के सामने इस तरह घूमने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे,
बाकी किसी और के सामने उसने जैसे इतना बोला था, दोनों के दोनों से टीज करते कहती हैं, ओहो। श्रीजल जी कहती है, क्या? वही रिया जो उसकी वार्डरोब को इधर से उधर देख करके तहस नहस कर देती है, मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो लिली से कहती है, यार इसके पास तो सारे सूट ही रखे हुए हैं, इसके वार्डरोब में कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। लिली जो कहती है, कोई बात नहीं ना, हम वैसे भी मॉल के रास्ते से तो जाएंगे, वहाँ पर जाकर के चेंज कर लेगी। श्रीजल जो कहती है, ये क्या आपस में बातें चल रही तुम लोग की? मुझे सब समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं यही पहन करके जाऊँगी। रिया और लिली जो कहती हैं, हाँ हाँ बस तुम चलो। और ये बोल करके उन्होंने अपनी आंखों ही आंखों में कुछ बातें कर ली थी जो कि श्रीजल को समझ नहीं आई थी। वहीं श्रीजल जो अपना हाथ पकड़ा हुआ इस तरह देखती है दोनों को, तो वो अपने हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद से भी चल सकती हूँ, आप लोग आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आती हूँ। रिया जो कहती है, क्यों हमारे साथ नहीं चलोगी? वैसे भी तुम हान सर की लाइफ लाइन हो, तुम्हारा ख्याल बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा हमें। श्रीजल जो कहती है, इसीलिए तो कह रही हूँ मुझे मत ले चलो। लेकिन तभी रिया और लिली दोनों मुंह फुलाते हुए कहती हैं, तुम हमारी दोस्त हो और चलना पड़ेगा बस। श्रीजल जो उन लोग के साथ ही साथ चल रही थी, मगर उसने जानबूझ करके अपने कदम को थोड़ा सा पीछे कर लिया था और वो थोड़ा स्लो चलना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे ईरा को भी तो अपने साथ ले जाना था। वो अगल बगल ढूंढती है, मगर ईरा से कहीं नजर नहीं आता। श्रीजल जो थोड़ा परेशान हो जाती है। वहीं वो रिया और लिली से कहती है, मैं ज़रा अभी आई, वो मैं कुछ भूल गई हूँ। और ये बोल करके वो फिर से वापस रूम की तरफ लौट जाती है। रिया और लिली जो कि अब ग्राउंड एरिया में आ चुके थे, जहाँ पर ऑलरेडी पार्थिक गाड़ी के अंदर बैठ चुका था। रिया और लिली दोनों अंदर आते हैं और वहीं पार्थिक को पहले से ही सारे प्लानिंग्स बता दिए जाते हैं कि किस तरह से श्रीजल को बीच के रास्ते में रोकना है और फिर वहीं पर उसे मॉल में ले जा करके उसके लिए दूसरे कपड़े खरीदने हैं। पार्थिक उन दोनों को देखकर हाई फाई मारते हुए कहता है, ओके दैट्स सो ग्रेट, आज भाभी को लाइफ का एक्चुअल मजा देने वाले हम। उन्हें समझ में आएगा कि जिंदगी जीना किसे कहते हैं। बेचारी बोरियत इंसान के साथ रह करके बोर हो चुकी हैं। वहीं श्रीजल जो अपने रूम में जा करके ईरा को आवाज लगाते हुए कहती है, ईरा कहाँ गए तुम? चलना नहीं है? आओ मैं तुम्हें गोद में उठा करके लेती चलूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। वो अपने रूम में हर जगह से खोज लेती है। वहीं फिर वो ईरा के रूम के अंदर जाती है, जहाँ पर बहुत सारी लाइटनिंग्स थी। वहीं कुछ वर्चुअल स्क्रीन भी वहाँ पर ऑन थे। श्रीजल वहाँ पर भी आवाज़ लगाती है, मगर वहाँ पर भी ईरा नजर नहीं आता। श्रीजल थोड़ा परेशान हो जाती है। वहीं तभी धर्म जी जो कि अपने रूम से बाहर निकलते हैं, शायद उन्हें प्यास लगी थी। वो श्रीजल को इस तरह इधर उधर भागता देखकर कहते हैं, क्या बात है बेटा, अभी तक आप गई नहीं? श्रीजल जैसे ही धर्म जी को देखती है, वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाती है, लेकिन तभी वो रेलिंग को पकड़ते हुए कहती है, नहीं वो मैं बस जा ही रही थी, कुछ भूल गई थी मैं। और ये बोल करके वो जल्दी से धर्म जी के सामने आती है और उनके पैर को छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हुए कहती है, मैं चलती हूँ। धर्म जी उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ध्यान रखना अपना, खुश रहो मेरा बच्चा। श्रीजल भी हल्का सा उन्हें स्माइल देती है और फिर नीचे की तरफ आने लगती है, मगर अभी भी उसकी आंखें सिर्फ ईरा को ही ढूंढ रही थी। वो ईरा के बिना नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जितना कंफर्टेबल वो ईरा के साथ हो चुकी थी, उतना किसी और के साथ नहीं हुई थी। एक तो उसे क्लब जाना था, जहाँ जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऊपर से पार्टी जैसा माहौल तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे तो बस नेचर की खूबसूरती पसंद थी। श्रीजल थोड़ा मायूस होकर के बाहर निकल आती है और वहीं वो भी आकर के गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। रिया और लिली उसको इस तरह निराश होता देखकर कहती है, अब तुम्हें क्या हो गया? श्रीजल जो कहती है, पता नहीं, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और फिर वो पार्थिक को देखकर कहती है, आपने कहीं ईरा को फेंक तो नहीं दिया ना? जैसे पार्थिक ये सुनता है, वो श्रीजल को देखकर कहता है, क्या बात करें भाभी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है? अरे उसमें भाई के करोड़ों रुपए लगे हैं। करोड़ों नहीं, बल्कि समथिंग लाइक $20 मिलियन, जो कि कई 100 करोड़ होते हैं। उतने ज़्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज़्यादा उनके साथ इमोशनली अटैच्ड प्रोजेक्ट है वो। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे उठा करके फेंक दूंगा। उसे एक खरोच पे आई ना तो भाई मुझे टकला करके इधर उधर घुमाएंगे। वैसे क्या हुआ, क्यों पूछ रही हैं आप? श्रीजल जो कहती है, नहीं वो मैं उसे बाय करने वाली थी, लेकिन कहीं दिखा नहीं वो। श्रीजल को झूठ बोलने में दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपनी नज़र को नीचे कर लेती है और फिर खिड़की की तरफ देखने लगती है। वही गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी और पार्थिक काफ़ी तेज गाड़ी को भगाते हुए एक मॉल के सामने आकर के रुक जाता है। अचानक से गाड़ी रुकने की वजह से सब लोग थोड़ा आगे की तरफ बेंड हो गए थे। श्रीजल जो अचानक से गाड़ी रुकता हुआ देखकर कहते हैं,
आ गया इतना जल्दी? बहुत पास ही था क्लब। लेकिन तभी रिया जो कि उसको पकड़ के बाहर ले आते हुए कहती है, ज़रा काम है तुमसे, आना मेरे साथ। और ये बोलकर वो ज़बरदस्ती श्रेजल को लेकर अपने साथ मॉल आने लगती है। श्रेजल जो कहती है, ये तो कपड़ा खरीदने वाली जगह है, यहाँ पर क्यों ला रही हो मुझे? रिया जो कहती है, बस ऐसे ही तुम्हारे लिए कुछ खरीदना था। और ये बोल करके लिली और रिया उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे जल्दी से अंदर की तरफ ले जाती हैं, जहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे और यूनिक ड्रेस थे, स्पेशली पार्टी वेयर ड्रेस। श्रीजल जो उन सारे ड्रेस को देखकर कहती है, ये सब तो बहुत छोटे और बहुत ही बेकार है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? रिया जो कहती है, तुम्हें पहनाने के लिए। और ये बोल करके वो उसके लिए एक रॉयल ब्लू कलर का ड्रेस निकालती है, जो कि स्लीवलेस था और साथ ही थोड़ा नीचे से शॉर्ट भी। श्रीजल तुरंत ही उसे देखकर अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए कहती है, ना, मैं ये नहीं पहनूंगी। रिया जो कहती है, तुमको पहनना पड़ेगा, चलो। और ये बोल करके वो ज़बरदस्ती उसको चेंजिंग रूम की तरफ ले जाती है और अंदर की तरफ धक्का देकर उस ड्रेस को उसी के अंदर डाल देती है। श्रीजल जी कहती है, मैं नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी, ये मुझे नहीं पसंद है। वही लिली जो कहती है, श्रीजल इतना भी नहीं कर सकते हमारे लिए, ऐसी कैसी दोस्ती? हाँ। श्रीजल को कोई भी अपनी बातों में आराम से फुसला बहलाकर अपना काम करवा ही लेता था और श्रीजल जल्दी किसी को ना भी नहीं कर पाती थी। वो उस ड्रेस को देखती है और जैसे ही उसने खुद के ऊपर उस ड्रेस को लगाया था, उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो तुरंत ही अपने सिर को नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं ये नहीं पहन सकती, मुझे नहीं पहनना ये। और फिर वो अपनी आंखें बंद करती है और आहान के बारे में सोचने लगती है। आहान की कही हुई एक लाइन उसे याद आती है, तुम जितना डरोगी ये दुनिया तुम्हें उतना ही डराएगी, अपने लिए जीना सीखो। बी ब्रेव, यू आर माई वाइफ। श्रीजल खुराना हो तुम, आहान खुराना की बीवी। और आहान खुराना ना किसी से दबता है और ना किसी से डरता है। और उसके बाद उसे ईरा की भी कही हुई बात याद आती है, जब ईरा ने उसे समझाते हुए बोला था, अगर सबकी बात में हामी भरती रहोगी तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। अपनी खुशी के लिए दूसरों को ना करना ज़रूरी होता है, उससे वो थोड़ा निराश होंगे, लेकिन कम से कम तुम तो खुश रहोगी ना। श्रीजल जो तुरंत ही दरवाज़ा खोलती है और स्ट्रिक्टली कहती है, अगर मुझे ले जाना है तो इसी तरह ले जाओ, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनूंगी, मतलब नहीं पहनूंगी। उसने पहली बार इतना रूडली किसी से बात किया था और इसीलिए उसे रिया और लिली से ज़्यादा खुद ही बुरा लग रहा था कि आखिर उसने इतनी बदतमीजी से कैसे रिया और लिली का दिल तोड़ दिया। रिया जो निराश होते हुए कहती है, ठीक है फिर, कोई बात नहीं। और ये बोलकर वो उसके हाथ से ड्रेस ले लेती है। लिली भी उसे कहती है, चलो फिर ऐसे ही चलते हैं। लिली और रिया को इस तरह निराश होता देख करके श्रीजल जो उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए कहती है, हम रियली सॉरी, पर मुझे नहीं आदत है ऐसे कपड़ों की। रिया जो कहती है, सॉरी क्या बोल रही है, ठीक है ना, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, और हम भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते हैं, अब चाहे जो भी हो, भले तो हमारी दोस्त बन गई है, लेकिन है तो आहान सर की वाइफ ही ना। अगर तूने उनसे कंप्लेन कर दिया तो फिर हमारी तो गर्दन कटवा देंगे वो। लिली जी कहती है, और नहीं तो क्या, इससे तो दब के ही रहना पड़ेगा भाई। और ये बोल कर कि वो सब के सब मॉल से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही पार्थिक श्रीजल को उसी कपड़ों में देखता है, वो पीछे मुड़कर कहता है, ये क्या, तुम लोग क्या करने गई थी? रिया और लिली जो कहती है, जो भी करने गए थे मिशन फेल हो गया, गाड़ी आगे की तरफ बढ़ाइए आप। पार्थिक जो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि आप लोग भाभी को तैयार करके लाओगे, लेकिन नहीं। और फिर वो गाड़ी को रफ्तार में आगे की तरफ बढ़ाता है और गाड़ी में एक म्यूजिक ऑन कर देता है, जिसका बेस काफ़ी ज़्यादा था। श्रीजल को वो गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो थोड़ा इरिटेट होते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। उसे सब कुछ बहुत ही सॉफ्ट, काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी सूथिंग पसंद था। इस मॉडर्न ढिक-चिक की उसे आदत नहीं थी। वहीं रिया और लिली जो कि काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। 20 मिनट तक लगभग इसी तरह से गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ फैली हुई थी। गाड़ी जो कि क्लब के ठीक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। रिया और लिली काफ़ी ज़्यादा हूट करते हुए बाहर निकल जाती हैं। वहीं श्रीजल जो कि इस वक्त एक बार आहान से बात करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो रिया से फ़ोन लेते हुए कहती है, तुम ज़रा फ़ोन खोल करके दे दोगी क्या? रिया जो कहती है, क्यों, फ़ोटो खींचना है तुम्हें? अच्छा लो। और ये बोल करके वो उसे फ़ोन दे देती है। वहीं श्रीजल को इस तरह से रिया का फ़ोन यूज़ करना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो तुरंत ही दरवाज़ा बंद करती है और आहान सर का नंबर ढूंढने लगती है। उसको डायल कॉल के लिस्ट में एक सर नाम दिखता है, तो उसी नंबर पर क्लिक करके उसे डायल करने लगती है। पार्थिक, रिया और लिली अब अंदर जा चुके थे। वहीं पार्थिक जो रिया से पूछता है, भाभी कहाँ रह गई?
रिया जो कहती है वो अपना फ़ोटो खींच रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। पार्थिक जो कहता है इतने तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन रखे उन्होंने, फ़ोटो क्यों खींच रही है वो। खैर जो भी हो, और हाँ उनके पास फ़ोन तो है ना। रिया जो कहती है हाँ मेरा फ़ोन है। श्रेजल जो तुरंत ही सर को कॉल तो लगा दी थी, वहीं दूसरी तरफ से कॉल भी तुरंत ही पिक हो जाता है, लेकिन श्रेजल की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा गला सूख चुका है और उसकी आवाज़ बाहर ही ना निकल रही हो। वहीं दूसरी तरफ से कॉल यशवीर ने रिसीव किया था। वो इस तरफ से कहता है हेलो। हेलो कौन? श्रेजल जो कहती है हेलो। वहीं यशवीर जैसे स्क्रीन की तरफ फिर से देखता है, वो देखता है कि ये नंबर रिया का है। वो फ़ोन पर ही कहता है हेलो रिया। इस तरफ से श्रेजल जो कहती है हाँ हेलो। यशवीर जो कहता है मुझसे बात करनी थी तो मेरे फ़ोन पर कॉल करना चाहिए था, यूँ इस तरह से सर के फ़ोन पर बात कर रही हो। अगर सर ने रिकॉर्डिंग सुन ली ना तो दोनों को बहुत मार पड़ेगी। अच्छा बोलो क्या बात है। श्रेजल जो कहती है सर से बात हो सकती है क्या। को भी ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि पार्टी की आवाज़ बाहर तक आ रही थी और वो क्लब और इसी वजह से आवाज़ दोनों की तरफ क्लियर नहीं जा पा रही थी। यशवीर जो कहता है देखो अगर तुम्हें सर से बात करनी है तो अभी सर मीटिंग में है, मैं थोड़ी देर बाद बात करवाता हूँ। और वैसे भी तुम्हारी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, कहाँ पर हो तुम। इधर से भी श्रेजल जो कहती है हेलो हेलो आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हेलो आप सुन रहे हैं। श्रेजल जो लगातार हेलो हेलो कर रही थी मगर तभी दूसरी तरफ से फ़ोन कट जाता है। श्रेजल जो निराश होते हुए कहती है पता नहीं आपको समझ में भी आया होगा या नहीं, मैंने आपसे तो बोल दिया है कि मैं क्लब जा रही हूँ। श्रेजल ने उसी बीच में यशवीर को ये बोल दिया था कि वो क्लब में आई है, लेकिन यशवीर उसकी बात को सुन नहीं पाता, शायद कुछ नेटवर्क इशू की वजह से। वहीं वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और धीरे से बाहर निकल के आ जाती है। वो जैसे जैसे क्लब के अंदर की तरफ बढ़ती है वो देखती है कि आसपास किस तरह से लोग पूरी तरह से नशे में टुल होकर चलते जा रहे हैं। कोई एक आदमी जो कि श्रेजल के पीछे से ही आ रहा था और वो जानबूझ करके श्रेजल को हल्का सा धक्का मार देता है, जिससे श्रेजल थोड़ा लुढ़क सी जाती है। वहीं उसके कंधे पर फिर से मारते हुए कहता है सॉरी डियर। उसके बगल में भी एक लड़का जा रहा था जो कि श्रेजल को देखकर कहता है ये बहन जी टाइप कब से क्लब में आने लगी। और ये बोल करके वो दोनों हंसने लगते हैं। बहुत सारी लड़कियां भी श्रेजल को अजीब तरीके से घूर रही थीं। श्रेजल को इतने सारे स्टेयर्स एक साथ मिल रहे थे जिसकी उसे ज़रा भी आदत नहीं थी। वो घबराते हुए अंदर की तरफ जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग काम करना ही बंद कर चुका हो। वो लगातार लिली, पार्थिक और रिया को ही ढूंढे जा रही थी, मगर इतने सारे लोग थे क्लब में जिसकी वजह से वो तीनों से कहीं नज़र नहीं आते। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, और जब पता चलेगा अहान को कि श्रेजल इस वक्त कहाँ है तो उनका क्या रिएक्शन होगा। आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में। और सुनते रहिए सोल्टी डेविल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी व सौम्य के साथ।